अगर मैं बात करूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, तो एक तरीके से मेरे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ में भी सबसे ज़्यादा पसंद मुझे पॉलिटिकल साइंस है, या जिसको आप अपनी चलती फिरती भाषा में सिविक्स भी कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ना थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल लगता है मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता है, ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको पढ़ाने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अपने सारे क्लास 8th 9th और 10th के सिलेबस में से जितने भी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स होते हैं वो मेरे ऑलमोस्ट फेवरेट्स हैं सारे, ठीक है। लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। अरे मैं ये तो बताना भूल ही गई कि ये कौन सी क्लास के लिए पढ़ा रही हूँ मैं। वैसे तो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, मतलब वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्लास 9th हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है, विच इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। बिना देर किए समझते हैं इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, काम कैसे करते हैं और कैसे चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। एकदम ही सिंपल तरीके से समझेंगे। चलो, सबसे पहले ये देखो कि हम रहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, राइट। अब डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतनी ज़्यादा डाइवर्स और पॉपुलस कंट्री है कि हमारे लिए बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल पाना मुश्किल था। तो हमारे लीडर्स जो थे वो इंडिपेंडेंस यानी 1947 के पहले से ही काफ़ी ज़्यादा श्योर थे कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी चालू कर दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनके पास एक बॉडी बनाने का आइडिया है, कैबिनेट मिशन करके एक कमीशन सामने आता है, ठीक है। और वो सजेस्ट करता है कि भाई आप एक काम करो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो जिसमें बहुत सारे लोग इलेक्टेड होंगे, कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे आपकी खुद की कंट्री से, और सारे लोग मिलकर डिस्कस करके आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों की तैयारी मैं कर रही हूँ उसमें मुझे एक आइडिया समझ में आया कि भाई पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाया जा सकता है ना। क्योंकि यूट्यूब पर आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, तो जो मैं खुद कर रही हूँ उसमें थोड़े से और एफर्ट्स डाल के आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए अनुशाला के साथ ट्यून रहें, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर जल्दी से एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वहाँ पर फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने सारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हमारी कंट्री को गवर्न करने वाली थी उन सब के फंक्शंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिख दिया, ठीक है। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमें एक बात पता थी कि इंडिया जितनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है ना, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, अलग बिलीव्स के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली फंक्शन करना पड़ेगा। कोई भी अथॉरिटी अपने लिमिट से बाहर ना निकले, कोई भी अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से बचे नहीं, इसलिए सब कुछ रिटर्न रखा हमने, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, राइट, ना कि ब्रिटेन की तरह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जितने भी फंक्शंस, कुछ अथॉरिटीज़ के जो फंक्शन वगैरह हमने सारे कुछ मिला जुला के रखे थे, ऐसे सारे अरेंजमेंट्स को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूट, ठीक है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है या जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक अथॉरिटी को नहीं कह दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन को भी हम इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। गेटिंग? बहुत इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में मत जाइए क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है। सिर्फ आप इतना समझें कि कोई भी अथॉरिटी जिसके पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, उसको हम एक इंस्टीट्यूशन कह देते हैं। और उस चेयर पर, उस पोजीशन पर कोई भी व्यक्ति आए, वही सेम फंक्शंस उसको काम करने पड़ेंगे, मतलब वही सारे फंक्शंस उसको दोबारा से पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है पोजीशन की, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास जो 3 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले उनको समझेंगे, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन सबको भी हम डिटेल में देखेंगे। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर आप पार्लियामेंट को और ज़्यादा एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो हम इसको कहेंगे लेजिस्लेचर, ठीक है। जैसे कि न्यूमरस लेक्चर्स हैं इन तीनों के फंक्शंस के ऊपर, लेकिन अगेन एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक
लॉज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट देम और टू एग्जीक्यूट देम, जुडिशरी का काम है टू प्रोवाइड और टू सर्व जस्टिस। ठीक है, अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये चाहे सेंट्रल लेवल की हो या फिर ये स्टेट लेवल की हो, काम इनके सेम है, इनके फंक्शंस सेम है। सेंट्रल लेवल पर भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेंगे और स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर हमारी जो पार्लियामेंट है, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसके 2 हाउसेज हैं हमारे पास। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों का इलेक्शन कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आई वुड सजेस्ट कि आप अनुशाला पर पावर पॉलिटी नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर स्पेसिफिक टॉपिक वाइज, थंबनेल पर आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सिर्फ इन चीज़ों को देख लें। ठीक है, पावर पॉलिटी एक ऐसी प्लेलिस्ट है जहाँ पर किसी क्लास के सब सिलेबस को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स को समझाया जा रहा है। ठीक, तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में अगर हम बात करें तो एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सबको आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेकिन जो आपके परमानेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये होते हैं आपके IAS ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब ये सिविल सर्वेंट्स हैं। इनको इलेक्ट नहीं किया जा रहा है, इनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये सिलेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है? एक एग्जाम के बेसिस पर। ठीक है, और ये एग्जाम कौन सा है? UPSC या फिर जो आपके स्टेट PSCs होते हैं। गेटिंग? चलो, एक्चुअल काम देखा जाए अगर तो हमारे परमानेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है ना। इतना ज़्यादा वास्ट सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल्स में ये पढ़कर आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं इन एग्ज़ाम्स के दौरान कि इनको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है सारी चीज़ों के लिए। लेकिन आपके जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे जाकर। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का होगा ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या, आई वुड से कि ऐसी उम्मीद करना भी ख़राब है। बहुत कम ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, जैसे कि अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखें, अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो हमारे S जयशंकर, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, जब हम इनकी बातें सुनते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं, तब काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ, इनको फॉरेन अफेयर्स के बारे में नॉलेज है, ये सही तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का लीडर है, मिनिस्टर है, तो उसको उसके बारे में सारा कुछ पता। क्यों? क्योंकि ये पढ़ के तो नहीं आ रहे है ना, ये एग्ज़ाम पास करके नहीं आ रहे, ये पॉलिटिकली जीत कर आ रहे हैं। गेटिंग? इलेक्शन लड़के आ रहे हैं ना। जुडिशरी का काम है भाई जस्टिस को प्रोवाइड करना। जस्टिस को कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो इनजस्टिस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनजस्टिस को आइडेंटिफाई करना मतलब जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारे स्टेट्स के पास हाई कोर्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और नीचे भी छोटे छोटे कोर्ट्स यहाँ पर दिए गए। इन सारी जगहों पर बैठने वाले जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी चीज़ जस्टिफाइड है, कौन सी चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, कहाँ पर अन्याय हो रहा है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको इंडिविजुअली सुनना पड़ेगा। हर केस में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन से डील करते हैं, तो आप मशीन की तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा सकते। ठीक, लॉज तो फॉलो होंगे ही, पनिशमेंट तो वही मिलेगी जो लॉज में लिखी, और लॉज सबके लिए एक जैसे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको वहाँ पर लॉ लगाने से पहले ह्यूमन की बातें सुननी पड़ेंगी। गेटिंग? तो यहाँ पर जुडिशरी जो है हमारी, ये सारे केसेस को सुनकर फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है उसके हिसाब से जस्टिस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कुछ फंक्शंस हैं। मेजर फंक्शंस जो हैं हम कहें तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और फिर जब आप इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं आगे जाकर, तब इनकी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये इंडिपेंडेंट तो हैं, मतलब काम अलग अलग तो करते हैं। पार्लियामेंट अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव्स अपना काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करेगी। ठीक है, कोशिश ये की जाती है कि कोई किसी के काम में दखल अंदाजी ना करे, इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन फिर भी इंडिया में तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। व्हाट इज़ दिस वाटर टाइट सेपरेशन?
एकदम ही सेपरेट नहीं है ये, है ना। अगर मान लो जुडिशरी ये देखती है कि भाई एग्जीक्यूटिव्स कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जुडिशरी अपनी जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर को यूज़ करके इनके डिसीजंस को नलीफाई कर सकती है। मतलब इंटरफेरेंस तो है, ठीक है, लेकिन वाटर टाइट इंटरफेरेंस, मतलब वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, इंटरफेरेंस तो है, बट ये इंटरफेरेंस हर कहीं नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिसमें दूसरा दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जुडिशरी को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हम ज़्यादा पावर दे के रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि वो जस्टिफाइड तरीके से काम कर सके, है ना, जस्टिस प्रोवाइड कर सके लोगों को, और देख सके कि ऐसा तो नहीं कि लोगों को छोड़ो बट अथॉरिटीज़ ही कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रही हैं, राइट। चलो अब देखते हैं एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशंस को। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट हमारी कंट्री में, ठीक है, हम यहाँ पर अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट हमारी कंट्री में फाइनल अथॉरिटी है किस चीज़ के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, मतलब लॉ बनाने के लिए, इवन लॉ को ख़त्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए भी सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे पास कौन सी है, पार्लियामेंट, ठीक है। देन इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स। अब ये क्या बात हुई, अभी तो हमने देखा था कि सबका सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव्स को क्यों कंट्रोल कर रही हैं, एग्जीक्यूटिव्स को इसलिए कंट्रोल कर रही हैं क्योंकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स में मेंबर हैं वो गए कहाँ से हैं, वो पार्लियामेंट से ही तो गए हैं, है ना। कैसे पता चला हमको ये, अगेन गो फॉर दी प्ले लिस्ट ऑफ पावर पॉलिटी। यहाँ पर जो लोग हैं लोकसभा में, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसका ही लीडर बनता है जाकर, उसी पार्टी का लीडर बनता है जाकर प्राइम मिनिस्टर, जो एग्जीक्यूटिव्स में सबसे बड़ा ऑफिसर है। फिर उनकी रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट बाकी लोगों को अपॉइंट करेंगे, जिनको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो कहाँ से जा रहे हैं, यहीं से तो उठ के जा रहे हैं ना, लेजिस्लेचर से, यानी पार्लियामेंट से ही उठकर जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स पावर में तभी रहेंगे, मिनिस्टर्स पावर में तभी तक रह पाएंगे जब तक उनको पार्लियामेंट का सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो पार्लियामेंट में ये साबित हो जाता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस क्या है, ये प्रूफ हो जाना कि जो भी पार्टी रूल कर रही है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर इनको एग्जीक्यूटिव्स की जगह से हटना पड़ जाएगा। तो ये तभी तक एग्जीक्यूटिव्स बन पाएंगे जब तक इनको पार्लियामेंट का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो है वो किसको कंट्रोल कर पाती है, एग्जीक्यूटिव्स को। कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। चलते फिरते आम भाषा में गवर्नमेंट के वैसे 3 ऑर्गन्स हैं जिसको आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी कहते हैं, लेकिन बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम एग्जीक्यूटिव्स को भी गवर्नमेंट समझ लेते हैं। हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है तो गवर्नमेंट है, जबकि गवर्नमेंट का हिस्सा जुडिशरी भी है और लेजिस्लेचर भी है, राइट। नाउ कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, कैसे कंट्रोल करती है, अरे भाई अगर ये सबसे बड़ी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर बैठते हैं, यहाँ से ही देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो बाकी मिनिस्टर्स है, वो अगर बनते हैं तो इन्हीं के पास तो सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की पावर होगी ना, है ना। हम सारे लोग अगर टैक्स भर रहे हैं तो भाई हमारा टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है वो हमारी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि इसको एग्जीक्यूटिव्स अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग खर्चा कर सकते हैं। कोई भी खर्चा अगर एग्जीक्यूटिव्स करना चाहते हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, पार्लियामेंट की। क्यों भाई, लेजिस्लेचर की परमिशन क्यों ज़रूरी है, लेजिस्लेचर की परमिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ रहे हैं और वही मिलकर डिसाइड करेंगे कि लोगों का पैसा कौन सी स्कीम में, कौन सी पॉलिसी में, किस जगह पर, किस तरीके से लगना चाहिए और जस्टिफाइड भी है या नहीं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे आज मोदी जी कोई एक पॉलिसी लेकर आते हैं, सपोज डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया नाम की अगर कोई पॉलिसी मोदी जी लेकर आते हैं और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए पैसा तो लगेगा, है ना, डिजिटलाइज करने के लिए पैसा तो लगेगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, मोदी जी अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देश हित में काम हो रहा है तो पैसा भी पीपल का लगेगा और सरकार के पास पैसा भी पीपल से ही आएगा, है ना। तो पीपल जो टैक्स पे कर रहे हैं, सिटीजन्स जो टैक्स पे कर रहे हैं, उसके पैसे से ही ये काम होगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि सिटीजन्स का पैसा इस जगह लगना जायज़ है या नहीं है, ये डिसाइड करेगी आपकी पार्लियामेंट। यहाँ पर डिस्कशन होंगे, यहाँ पर लोग डिबेट करेंगे और फिर फाइनली वोटिंग होगी जिससे ये डिसाइड होगा कि
पैसा लगाना है या नहीं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जस्टिफाइड है कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट के सारे फाइनेंसेस को, सारे खर्चों को, ठीक है। हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन, हाईएस्ट फोरम, फोरम का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, ठीक है। एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी। जैसे आप देखते होंगे कि जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, है ना, जैसे चाय की दुकान हो गई या बस स्टैंड्स हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, आप जनरली यहाँ पर लोगों को देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में या पब्लिक इश्यूज़ के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि ये डिसीजन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सही है, गलत है। लेकिन क्या इन जगहों पर डिस्कशन करने से कुछ हो रहा है? नहीं, ठीक है। उसकी उतनी वैल्यू है नहीं है। हाँ, आप फ्री, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी पब्लिक पॉलिसी या इशू का डिस्कशन होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है? वो है आपकी पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस प्रकार के डिबेट्स और डिस्कशंस हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली मतलब सुना जाएगा और सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा, राइट। तो पार्लियामेंट सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर क्या हो सकता है, नेशनल पॉलिसी को लेकर या सारे पब्लिक इश्यूज़ को लेकर डिस्कशंस या डिबेट्स होते हैं, ठीक है। काम ही यही है इसका, भैया मैं देखा ना, टू मेक लॉज। भाई लॉ कैसे बना दोगे जब तक डिस्कस नहीं करोगे, डिबेट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो कैसे लॉज बनेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्लियामेंट। अब हमें पता है भाई पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को आप लोअर हाउस भी कह देते हैं, राज्यसभा को आप अपर हाउस भी कह देते हैं, ठीक है। लोकसभा का एक और नाम है हाउस ऑफ पीपल्स और राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये नाम हमने एज इट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए, ठीक है। पार्लियामेंट के हाउसेस 2 हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पार्ट 3 हैं, ठीक है। कौन से 3 पार्ट हैं भाई? प्रेसिडेंट भी इसमें इंक्लूड होगा, ओहो सॉरी, प्रेसिडेंट भी इसमें इंक्लूड होगा, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। सो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बट देर आर ओनली 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। अब लोकसभा कैसे आएंगे? पूरी कंट्री में होगा इलेक्शन, ठीक है। पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाएगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राइट। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति आएगा जो कि लोकसभा की एक सीट पर बैठेगा और यहाँ पर जब सारे सीट्स भर जाएंगी ना, जब प्रॉपर इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किस पार्टी के पास है मेजॉरिटी, विच पार्टी इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, उसी को मिल रही है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जिसको मिलेगी उसकी पार्टी रूल करेगी, उसको रूलिंग पार्टी कह दिया जाएगा और दूसरी पार्टीज जो होंगी वो ऑपोजिशन कहलाएंगी, ठीक है। ऑपोजिशन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो क्रिटिसिज्म, ठीक है। और क्रिटिसिज्म क्यों ज़रूरी है? गॉसिप्स बनाने के लिए क्या? नहीं, क्रिटिसिज्म ज़रूरी इसलिए है ताकि कंस्ट्रक्टिव काम हो सके, ठीक है, प्रोडक्टिव काम यहाँ पर हो सके। गवर्नमेंट को पता हो कि भाई हम जो भी कर रहे हैं उसको कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठा हुआ है ना। अगर हम कुछ भी गलत बात करेंगे ये फटाक से हमारी बात को अपोज करेगा और सही एक हमें लॉजिकल बात जो है वो सबके सामने रखनी पड़ेगी, हम कुछ भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, राइट। राज्यसभा कैसे बन रही है? राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। राज्यसभा के लिए जो भी आपके स्टेट्स की, क्या हो रहा है भाई इसको, ठीक है, राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से लोग जो हैं उनको चुनकर यहाँ पर भेजा जाता है राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा, राज्य का मतलब ये स्टेट होता है ना, मतलब कि पूरी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन 2 यूनियन टेरिटरीज से भी लोग यहाँ पर आकर राज्यसभा में बैठते हैं। क्यों भाई? सिर्फ यही दोनों क्यों, बाकी यूनियन टेरिटरीज क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, गेटिंग। तो यहाँ से सारे हर स्टेट की और इन 2 यूनियन टेरिटरीज से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से लोग उठकर आएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे और जब भी राज्यसभा पार्लियामेंट के एक हाउस की तरह काम कर रही है जहाँ पर पूरे नेशन के लिए एक साथ लॉज बन रहे हैं,
है ना, डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर अपने अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं लोकसभा की एक मेंबर हूँ और पूरे नेशन के लिए कोई पॉलिसी बन रही है ना, तो मैं यहाँ पर अकेले, और अगर मान लो मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ एमपी का रिप्रेजेंटेशन करने नहीं बैठी, भले ही मैं एमपी से हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, गेटिंग। लेकिन राज्यसभा में अगर मैं एमपी से गई हुई हूँ, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ एमपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी नेशन के लिए कोई भी पॉलिसी बनेगी, मुझे उठ के कहना पड़ेगा कि ये मेरे एमपी के लिए सही है या नहीं है, या मेरे एमपी के लोग क्या चाहते हैं, गेटिंग। सो यहाँ पर लोकसभा में हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं एक साथ, और राज्यसभा में हर स्टेट अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुँचा है, गेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर आप इनके डिटेल्ड इलेक्शन प्रोसेस में या ये कैसे काम करती हैं, अगर इसमें जाना चाहते हैं, तो पावर पॉलिटी देख लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब कई कई जगह पर ऐसा लगता है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन अगर अभी हम नाम की बात करें तो हमने बोला लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है, तो ये सिर्फ नाम है, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल लगती है, हालांकि पावर तो दोनों के ही पास है ना, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा पावर दे दी गई है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। जैसे ऑर्डिनरी लॉ, मान लो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जा रहा है, सिंपल सा कोई लॉ है, तो दोनों हाउसेस के पास जाना पड़ेगा, मतलब दोनों हाउसेस उसको पास करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दोनों हाउसेस एक जैसा डिसीजन नहीं देते, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट, तीनों पार्लियामेंट के हिस्से हैं, ठीक है। लोकसभा ने कोई भी लॉ पास करके यहाँ भेजा राज्यसभा के पास, अगर राज्यसभा भी उसको डिस्कस करती है, डिबेट करती है, पास कर देती है, तो ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास और बन जाएगा लॉ, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखते हैं, लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा के पास, ठीक है। अब राज्यसभा को पसंद नहीं आ रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, तो राज्यसभा इसको वापस भेज देगी कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दोबारा कंसिडर करो इसको, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर बात नहीं बनती, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में है ये दोनों, ठीक है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि एक काम करो भाई, आप दोनों जॉइंट सिटिंग बुला लो। जॉइंट सिटिंग मतलब राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग हाउसेज में ना बैठकर एक ही हाउस में दोनों के मेंबर्स बैठें और दोनों दोबारा से इस चीज़ को डिस्कस करें, है ना, वोटिंग करें, और अपना मतलब वोटिंग करने पर एक डिसीजन तो मिल ही जाएगा, जो सही होगा उसके हिसाब से काम करेंगे फिर। लेकिन समस्या ये है कि जॉइंट सिटिंग में भी हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि लोकसभा की तो पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, ये अलग बैठे हैं या एक साथ बैठे हैं, लोकसभा की पॉपुलेशन 500 प्लस है, ठीक है, और राज्यसभा की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 250 अराउंड समथिंग है, ठीक है। तो क्या सही है, ये तो कितने भी लोग हों, ये इनसे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो जॉइंट सिटिंग जो है वो भी डिस्कशन के लिए अच्छा फोरम है ना, यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए बहुत सारी ओपिनियंस मिल जाते हैं। लेकिन बात जब वोटिंग की आती है सॉरी, लेकिन बात जब वोटिंग की आती है तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस क्या है कि अगेन जो लोकसभा की इच्छा है वही प्रिवेल करेगी, ठीक है। सॉरी, इवन यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि लोकसभा जो है, अगर ये राज्यसभा के पास कोई भी बिल भेजती है और राज्यसभा उसको दोबारा रिकंसिडर करने के लिए लोकसभा के पास भेज रही है, तो चांसेस आर देयर कि अगर 14 डेज के अंदर अंदर दोबारा भेजने के बाद, मतलब लोकसभा ने दोबारा से भेजा कि हाँ भाई हमने कंसिडर कर लिया, अब राज्यसभा देख ले, लेकिन राज्यसभा ने 14 डेज से कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो कई बार इसको पास भी माना जाता है कि हाँ भाई ठीक है, लोकसभा ने कंसिडर कर लिया, इसको भेज दो आगे, राइट। जैसे मनी मैटर्स, कौन से मैटर होते हैं ये वाले जो मैंने आपको अभी केस बताया, मनी मैटर्स। मनी मैटर्स का मतलब क्या है, कोई भी बिल अगर मनी बिल है, ठीक है, कोई भी बिल अगर मनी बिल है, मनी बिल क्या होता है, ऐसा बिल जहाँ पर जो सिटीजन्स का पैसा है ना, उसका किसी प्रकार से कोई यूज़ हो रहा है या उसको किसी तरीके से यूज़ करना है ना, उसके लिए अगर मनी बिल बन रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मनी बिल। बजट पास करती है हमारी गवर्नमेंट, मतलब हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। तो अभी जो बजट है, ये बजट एक्चुअली वर्क किस पर करेगा, लोगों के पैसे पर, है ना, पर पीपल के पैसे पर,
ठीक है, अब पीपल के पैसे पर काम कर रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, ऑप्शन ही नहीं है राज्यसभा के पास मनी बिल को रिजेक्ट करने का। लेकिन अगर मान लो कि लोकसभा ने बजट भेजा किसके पास? राज्यसभा के पास, कि भाई आप भी डिस्कस कर लें और इसको पास कर दें। राज्यसभा को अगर कुछ नहीं जम रहा है तो वो इनको वापस कर देगी रिकंसीडर करने के लिए। ये नहीं कह सकती कि हम मानेंगे ही नहीं, बस रिकंसिडर करने के लिए भेज देगी। लेकिन अगर 14 डेज के अंदर अंदर दोबारा भेजने के बाद अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा उस पर एक्शन नहीं लेती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 डेज के लिए डिले कर पा रही है, क्योंकि उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि चलो भाई राज्यसभा ने भी पास कर लिया, भले उसने नहीं किया हो। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा और लॉ बन जाएगा। ठीक है, या बजट जो है वो पास हो जाएगा। तो क्या प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता? सवाल ये है। चलो ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है, राज्यसभा के पास थोड़ी सी कम है, तो क्या प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता? यूजुअली प्रेसिडेंट मनी बिल्स को मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्रायर परमिशन से ही बनाए जाते हैं, राइट? तो मनी बिल्स को तो रिजेक्ट नहीं किया जाता बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं जिनको आप कहते हैं वीटो पावर्स। ठीक है, अब ये वीटो पावर्स क्या हैं? अगर आप 9th-10th में हैं तो ये आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप इससे कहीं हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वीटो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलो 1 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीटो पावर मतलब कुछ ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे काम करती है। डिस्क्रिशन यानी उसकी खुद की मर्जी। ठीक है, जैसे कि 3-4 हमारे इंडिया में 3 प्रकार के वीटोज हैं। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो, राइट। ऐसे वीटोज जो हैं ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्रेसिडेंट को एक पावर देते हैं कि अगर लोकसभा राज्यसभा पास कर भी दे रहा है और आपको ये चीज़ सही नहीं लग रही है, आपको पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ सही नहीं लग रही है, तो आप क्या करो? डिनाई कर दो। ठीक है, डिनाई कर देने का मतलब क्या है कि आप उस पर एक्शन मत लो, या आपका एक एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? एग्जाम्पल ऐसे देता है कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट को किसी ने एक पेपर दिया कि सर इस पर आपकी साइन वाइन चाहिए, तो प्रेसिडेंट ने उसको मोड़ के अपने जेब में रख लिया। अब प्रेसिडेंट ना उस पर हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम ही इग्नोर कर दिया उसको, ना हाँ कहा और ना ही ना कहा। सो दिस इज पॉकेट वीटो। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि भैया प्रेसिडेंट मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम केसेस में वीटोज को यूज़ करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो उन पर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। गेटिंग? चलो, लोकसभा कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। कैसे? जब हमने देखा था फाइनेंसेस वाली बात। ठीक है, मान लो कि अगर किसी भी कारणवश जो है एग्जीक्यूटिव्स के पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट अगर चला गया, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है और अब उनको पावर में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल या आंसरेबल किसके लिए हैं? लोकसभा के लिए। क्यों है भाई? यहीं से तो चुनकर गए हैं, क्योंकि है ना, आप अगर घर से निकलते हो, आपके पेरेंट्स आपको 500 रुपीज़ देते हैं कि जाओ बेटा, ठीक है, घूमने जा रहे हो, 500 रुपीज़ ले जाओ। वो 500 रुपीज़ जो आपको आपके घर से मिले, सिर्फ आपके घर वाले आपसे पूछ सकते हैं ना कि बेटा तुमने 500 का क्या किया, हिसाब दो। ठीक है, कोई गली मोहल्ले का अंकल आपसे पूछेंगे कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स ने 500 रुपये दिए थे, तुमने क्या किया उसका बताओ? तुम बताओगे उनको? क्यों बताओगे? है ना, आप सीधे बोलोगे कि भाई आपका अधिकार है ही नहीं मुझसे पूछने का। व्हाई आर यू आस्किंग? इफ माई पेरेंट्स विल बी आस्किंग, आई विल बी गिविंग देम ऑल द अकाउंट्स। समझ आया? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ कहाँ से रहे हैं? पार्लियामेंट से बन रहे हैं। और पार्लियामेंट से बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर अपने पेरेंट्स को जवाब देना पड़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। दे कैन डिसाइड आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, उनको डिसाइड करने का कहीं ना कहीं अधिकार तो है। ठीक है, तो इसी तरीके से लोकसभा जो है वो किसको कंट्रोल कर रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना। आगे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, स्विम एंड सिंक टुगेदर। ठीक है, क्या मतलब है भैया इसका? इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे।
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड किसको करते हैं हम? प्राइम मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि अगर एक भी व्यक्ति के प्रति भी अगर नो कॉन्फिडेंस जा रहा है, पूरी भले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जा रहा, किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट जा रहा है, तो भी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। गेटिंग? चलो, नो कॉन्फिडेंस बहुत ही डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। ठीक है, आई विल ट्राई कि पावर पॉलिटी को मैं इतना आगे तक ले जाऊं कि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के एकदम कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ कर बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक है, चलो ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए जितना हमने इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा और पार्लियामेंट के जो हमने मेजर फंक्शंस देखे, जो मेजर उसके काम देखे, उनको ध्यान में रखें, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें और एग्ज़ाम्स में आंसर कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लें। याद रखना अलग चीज़ है, जो याद किया है, जो समझा है, उसको लिख पाना बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, तो जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर आपको इतना समझ में आया है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव्स का और जुडिशरी का भी लेक्चर अपलोड हो जाए, तो लाइक करें इस लेक्चर को, नीचे कमेंट कर दो। अगर तुम अच्छा कमेंट करोगे तो मैं जल्दी से इसको पोस्ट कर दूंगी, और नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अनुशाला बाय अनुश्री। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।